Assalamualaikum, welcome to my channel BSN Generic for All. So today we are discussing the Unit 2 lecture number Unit 2 part 3 antifungal drugs. Today we are discussing the different classes of antifungal drugs. So objectives are there. Fungal infection. What is fungal infection? First we will understand what is fungal cell and fungal cell जो है उसकी composition, उसकी morphology क्या होती है, fungal infection क्या होता है. जब हमें फंगस के बारे में पता चल जाएगा कि फंगस जो है वो होता क्या है, फंजाई है क्या, यानी कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसका सेल किस तरह होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, देन हम आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स जो है वो फंजाई को किस किस तरह से इनहिबिट करती हैं. फंगल इन्फेक्शंस, फंगल डिजीज़ जो हैं वो कॉज्ड होते हैं. जो डिज़ीज़ भी फंजाई की वजह से कॉज होते हैं इसे हम फंगल इन्फेक्शंस कहते हैं. एंड फंजाई को हम माइकोसिस भी कहते हैं. एंड द स्टडी ऑफ फंगल इन्फेक्शंस के बाद फंजाई के बारे में जब हम स्टडी करते हैं देन वी कॉल्ड इट माइकोलॉजी. और ये क्रोनिक होती है इन नेचर में. फंगल इन्फेक्शंस जो होती हैं इसके दो मेन रीज़न्स हो सकते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हों, ओवर यूज़ करते हैं और उसके एब्यूज़ हो चुके हों, या फिर अगर पेशेंट जो है उसकी इम्यूनिटी डिक्रीज़ हो गई हो तो उन्हें आसानी से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है. अब हम पढ़ेंगे फंगल सेल के बारे में. फंगल सेल होता क्या है? फंगल सेल जो होता है इसके अंदर फंगल सेल और जो ह्यूमन सेल होता है इसके अंदर की कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज़ हैं जिसकी वजह से इसके ड्रग्स का टॉक्सिक इफेक्ट ज़्यादा होता है, और कुछ ऐसी डिससिमिलैरिटीज़ हैं जिसकी वजह से ड्रग्स जो हैं वो आसानी से इसे इनहिबिट कर सकती है. फंगल सेल जो होता है इसका रिजिड सेल वॉल होता है. आउटर जो है ये सेल वॉल होता है जो कि पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से बना होता है, यानी कि बना होता है काइटिन से. और काइटिन जो होता है इसकी यूनिट्स होते हैं पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन. ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है. ओके. जबकि बैक्टीरिया जो है उसका सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकिन से बना होता है. सो ये डिफरेंस है इसके बारे में. फंगल सेल मेम्ब्रेन जो है ये एर्गोस्टिरोल से बना होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल की ही एर्गोस्टिरोल से बना होता है जो कि स्टीरोल की एक टाइप है. स्टीरोल जो है असल में हम कोलेस्ट्रॉल को कहते हैं, ये उसी की एक टाइप है. जबकि मेमेलियन का जो सेल मेम्ब्रेन होता है यानी कि ह्यूमन का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो कोलेस्ट्रॉल के यूनिट से बना होता है. सो ये इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस है. एक ये डिफरेंस हो गया कि ह्यूमन सेल में सेल वॉल होता नहीं है, दैन ड्रग एक्ट कर सकती है इस पर. दूसरा ये कि ह्यूमन का जो सेल मेम्ब्रेन है वो बना होता है कोलेस्ट्रॉल से एंड फंजाई का बना होता है एर्गोस्टिरोल से. केमिकल कैरेक्टरिस्टिक आर यूजफुल होते हैं टारगेटिंग कीमोथेराप्यूटिक एजेंट अगेंस्ट फंगल इन्फेक्शन. इन जो डिससिमिलैरिटीज़ है इसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन जब कॉज होते हैं तो उसके लिए ड्रग जो है वो उसका जो थेराप्यूटिक यूज़ होता है वो ज़्यादा यूज़फुल होता है. ह्यूमन फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं ड्रामेटिकली, और वो भी किस वजह से कि एडवांसेस जिस तरह आ रही हैं, डिफरेंट और ड्रग्स आ रही हैं, कैंसर ड्रग्स आ रही हैं और सर्जरीज़ वगैरह डिफरेंट्स आ रही हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम इतनी ज़्यादा एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स आ रही हैं, जैसे कि HIV के लिए बहुत ज़्यादा ड्रग्स आ गई हैं और ये हाईली ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं, तो जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन जो है इसका चांस, इसका रिस्क जो है वो और भी इंक्रीज़ होता जा रहा है. एंड फंगल इन्फेक्शन के बारे में एक और बात है कि फंगल इन्फेक्शन जो है ये नॉर्मली ज़्यादा लोगों में होता नहीं होता, बहुत कम होता है. एंड फंगल इन्फेक्शन होता ही जो ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट होते हैं, यानी कि पहले से उन्हें अगर ऐसी कोई क्रोनिक डिजीज़ हुई होती हैं तो उन लोगों में ही ज़्यादा होता है. टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन की कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शंस पढ़ेंगे. सबसे पहला है म्यूकोक्यूटेनियस इन्फेक्शंस, यानी कि जो सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शंस होते हैं जिन्हें हम डर्माटोफाइट्स कहते हैं. डर्म जो हम उस सुपरफिशियल स्किन लेयर को कहते हैं. सो डर्माटोफाइट इन्फेक्शन जो होते हैं स्किन, हेयर और नेल्स के, इसमें आता है टीनिया कैपिटिस आता है. स्काब यानी कि जो हेड होता है उसकी जो स्किन का इन्फेक्शन होता है इसे हम टीनिया कैपिटिस कहते हैं. टीनिया क्यूरिस ग्रोइंग के इन्फेक्शन को कहते हैं. एंड टीनिया पैडिस फुट के इन्फेक्शन को कहते हैं. और ओनिकोमाइकोसिस जो है
फिंगर नेल्स और टो नेल्स जो हैं इनके इन्फेक्शन को कहते हैं। टिनिया पैडिस को हम एथलीट फुट भी कहते हैं और ये जो है ये ज़्यादा ऐसे रिंग्स वॉर्म हो जाते हैं या फंगल इन्फेक्शन अटैक हो जाता है। टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शंस के कितने दूसरा टाइप है यीस्ट। यीस्ट जो है इज़ अ क्लास है फंजाई की क्लास है जिसकी यीस्ट जो होता है ये ज़्यादातर कौन से इन्फेक्शंस इसकी वजह से कॉज होते हैं, जो मॉइस्ट स्किन इन्फेक्शंस होते हैं लाइक म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये मॉइस्ट लेयर है इसमें जो इन्फेक्शंस होते हैं वो ज़्यादातर यीस्ट की वजह से हो जाते हैं। जैसे कि कैंडिडा एल्बिकन जो है ये फंगल इन्फेक्शन है, यीस्ट की क्लास से बिलोंग करता है। ओरल कैंडिडा कैंडिडाइसिस हो सकता है, फेरेंजियल फैरिंग्स का हो सकता है, वेजाइनल हो सकता है एंड ब्लैडर इन्फेक्शंस हो सकते हैं लाइक पिक्चर में दिखाया गया है। जैसे कि ये आम जो सोर्स वगैरह हो जाते हैं फंगल के इस तरह से तो ये कैंडिडाइसिस होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है। नाउ थर्ड क्लास पे हम मूव करते हैं सिस्टमिक माइकोसिस, यानी कि जो सिस्टमिक इंटरनल डिजीज़ होती हैं फंगल इन्फेक्शन जो कि इंटरनल ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करती हैं, हम सिस्टमिक माइकोसिस कहते हैं। एक अकर होता है इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में ज़्यादातर होता है जैसे कि क्रिप्टोकोकस एंड एस्परजिलोसिस। क्रिप्टोकोकसिस जो होता है जैसे कि मेनिंजाइटिस होता है, ब्रेन इन्फेक्शन हो जाता है, ब्रेन में फंगल इन्फेक्शन हो जाए। एस्परजिलोसिस लंग इन्फेक्शन होता है जो कि कॉज्ड होता है बाय एस्परजिला से कॉज्ड होता है। ये एस्परजिलस स्पोर्स जो होते हैं एयर में अगर हो तो कोई भी इसे अगर इनहेल कर लेता है तो उसे एस्परजिलोसिस हो जाता है। ये लंग्स इन्फेक्शन है जिससे लंग्स की स्कार और एब्सिस हो सकती है। हम डिस्कस करेंगे फंगल सेल को, पहले समझेंगे देन अगर हम फंगल सेल को अगर आपने नहीं समझा है एंड आप ड्रग्स पढ़ रहे हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं हो क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। पहले हम फंगल सेल को स्टडी करेंगे देन वी विल डिस्कस द ड्रग्स। फंगल सेल जो है इसका आउटर जैसे कि ड्रामेटिकली यहाँ पे दिया गया है, आउटर जो सेल वॉल होता है ये मैनोप्रोटीन से बना होता है। इसके अंदर चेन्स यूनिट्स होते हैं बीटा-1,6 ग्लूकेन एंड बीटा-1,3 ग्लूकेन से बना होता है। देन काइटिन होता है। ये सारा जो होता है ये फंगल सेल वॉल हो गया। फिर फंगल जो सेल मेम्ब्रेन है ये फोस्फोलिपिड बिलेयर से बनी होती है जिसमें एर्गोस्टिरोल की यूनिट्स होती हैं। ओके, ये एर्गोस्टिरोल की यूनिट्स होते हैं, फोस्फोलिपिड बिलेयर बना होता है। ये सारा जो होता है ये मैनोप्रोटीन बीटा-1,6 ग्लूकेन एंड बीटा-1,3 ग्लूकेन जो होता है ये प्रोटेक्ट करता है फंगस को फ्रॉम इन्वायरमेंट से, जो हॉस्टाइल इन्वायरमेंट होता है, यानी कि कोई भी अगर ऐसा इन्वायरमेंट हो जिसके लिए जो कि फंगस के लिए हार्मफुल हो तो ये उसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जबकि अब ये हमारे पास जो है बीटा-1,3 ग्लूकेन सिंथेज प्रेजेंट होता है इन द सेल मेम्ब्रेन में, लेकिन ये हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ बीटा-1,6 ग्लूकेन एंड बीटा-1,3 ग्लूकेन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये एंजाइम है बीटा-1,3 ग्लूकेन सिंथेज। इसके आगे हम ड्रग पढ़ेंगे जो कि इसे इनहिबिट करती है, देन सेल वॉल इनहिबिशन ड्रग्स में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पे जो है ये एजोज जो है ये ड्रग्स हैं जो कि एक ड्रग की क्लास है जो कि इनहिबिट करती है एर्गोस्टिरोल सिंथेसिस पाथवे को। यहाँ पे एर्गोस्टिरोल बन रहा है, ये इस पाथवे को इनहिबिट कर रही है, स्क्वेलिन्स को। यहाँ पे स्क्वेलिन्स होते हैं, स्क्वेलिन जो होता है ये फर्स्ट लैंसोटिरोल में कन्वर्ट होता है, लैंसोटिरोल कन्वर्ट होता है एर्गोस्टिरोल में। तो यहाँ की जो इंजाइम्स को इनहिबिट करता है सेल मेम्ब्रेन इनहिबिशन ड्रग्स में आती हैं एजोज, एंड एजोज के साथ साथ लैंसोटिरोल सिंथेसिस इनहिबिटर्स भी आते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर जो ड्रग्स होती हैं इसमें, यानी कि अब सेल जो बन रहा है तो इसमें डीएनए की अगर डिवीज़न हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है तो डीएनए की ज़रूरत होगी उसे सेल डिवीज़न के लिए है। तो माइटोसिस को इनहिबिट करना, इसके अंदर डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करना, यहाँ पे ड्रग्स ऐड करेंगे। फ्लूसाइटोसिन इनहिबिट करता है डीएनए सिंथेसिस, यानी कि प्यूरिन पैरामिडीज नहीं बनते एंड देन डीएनए आरएनए नहीं बनता। और पोलिन्स डिस्टर्ब करते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को, ये भी आगे हम पढ़ेंगे। सो अब इसके बाद होप सो आप लोग को फंगल सेल जो है इसकी जो टर्म्स हैं, जो कंडीशंस है वो याद हो गई होंगी। ये कुछ साइट्स हैं जहाँ पे ड्रग जो है वो एक्ट करती हैं ऑन द फंगल सेल पे। पहले है पोलिन्स जो हैं ये आर्टिफिशियल पोर्स बनाती हैं इन द सेल वॉल में और सेल के अंदर घुस जाती हैं एंड एंटर करती हैं एंड सेल लाइसिस करती हैं थ्रू
इसकी परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, इसकी जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स पोटाशियम सोडियम वगैरह होता है ये सारा जो है लॉस हो जाता है पोनीस की वजह से इसके अंदर पोर्स बना देते हैं, ये लॉस हो जाता है। दैट अगर इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा तो सेल डेथ हो जाएगी। फिर है कैप्सोफुंजीन इनहिबिशन, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। एंड जो एर्गोस्टेरॉल बनता है यानी कि सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस में जो एर्गोस्टेरॉल हेल्प करता है, तो एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस के लिए जितने एंजाइम्स होते हैं उनको इनहिबिट करना, जैसे कि स्क्वालिन कन्वर्ट होता है लांसोटेरॉल में थ्रू स्क्वालिन एपोक्साइड एंजाइम से, जिससे टर्बिनफिन जो है वो ब्लॉक कर देता है इज़ अ ड्रग। एंड लांसोटेरॉल देन कन्वर्ट होता है एर्गोस्टेरॉल में थ्रू अल्फा डीमिथाइलेज, तो ये ब्लॉक्ड हो जाता है बाय एजोल्स। एंड अगर डीएनए न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस है तो सबसे पहले ये होगा कि प्यूरिन एंड पैरामिडीन्स के लिए जो हमें प्रिकर्सर्स चाहिए वो अगर इनहिबिट हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाता है बाय फ्लू साइटोसिन, प्यूरिन पैरामिडीन नहीं बनते तो न्यूक्लिक एसिड इनहिबिशन हो जाती है। एंड ग्रीसियोफुल्विन जो होता है ये माइटोसिस को इनहिबिट करता है, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर जाके उसके फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। एंड देन सेल डिवीजन माइटोसिस नहीं होती। फर्स्ट सेल वही वाली बातें फिर से रिपीट की गई हैं कि ग्लूकेन सेल वॉल जो है ग्लूकेन से बना होता है, बीटा 1 3 बीटा 1 6 ग्लूकेन से बना होता है। एर्गोस्टेरॉल होता है इन सेल मेम्ब्रेन में, इन डीएनए आरएनए होते हैं इन न्यूक्लियस। ग्रीसियोफुल्विन इनहिबिट करता है सेल डिवीजन को इन रिप्रोडक्शन ऑफ फंगल सेल्स। ये हम ड्रग पढ़ेंगे, ग्रीसियोफुल्विन पढ़ेंगे जो कि माइटोसिस इनहिबिशन माइक्रोट्यूब्यूल्स इनहिबिटर होती हैं। फ्लूसाइटोसिन हम पढ़ेंगे जो कि डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस इनहिबिटर होती है। कैप्सोफुंजीन पढ़ेंगे जो कि सेल वॉल डिस्ट्रप्शन में हेल्प करती हैं। फ्लूकोनाजोल एंड एजोल्स टर्बिनफिन पढ़ेंगे जो कि सेल मेम्ब्रेन इनहिबिशन होती हैं। एंड एम्फोटेरिसिन पढ़ेंगे जो कि सेल मेम्ब्रेन इनहिबिशन, ये भी सेल मेम्ब्रेन इनहिबिशन ही होती हैं जो कि एर्गोस्टेरॉल की उसमें के साथ बाइंड हो जाती हैं एंड सेल लाइसिस में हेल्प करती है। ड्रग्स की क्लासिफिकेशन किस तरह की गई? फंगल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग्स होती है जिसे हम एकिनोकैंडिन्स कहते हैं, जिसकी क्लास जो है इसकी एकाइनोकैंडिन्स है, जिसमें आती है ड्रग कैप्सोफुंजीन। इंक्रीज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी बाय बाइंडिंग टू द फंगल सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होकर उसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज करती हैं एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस करती हैं। एम्फोटेरिसिन भी एंड निस्टेटीन, इसमें ड्रग्स आती हैं, 2 ड्रग्स आती हैं। इनहिबिशन ऑफ एर्गोस्टेरॉल एंड लांसोटेरॉल सिंथेसिस इनहिबिटर जो होती हैं इसे हम कहते हैं एलाइलामीन। इनहिबिशन ऑफ एर्गोस्टेरॉल अलग वो है एंड लांसोटेरॉल सिंथेसिस जो है ये एलाइलामीन ग्रुप से बिलोंग करती है एंड एर्गोस्टेरॉल जो होता है ये एजोल से बिलोंग करता है। इसमें ड्रग आ जाती हैं टर्बिनफिन एंड एजोल्स आ जाते हैं। एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर में फ्लूसाइटोसिन ड्रग आ जाती है। डिस्ट्रप्शन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल एंड इनहिबिशन ऑफ फंगल माइटोसिस को इनहिबिट ग्रीसियोफुल्विन आती है। एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स में फिर जो एजोल्स आती हैं, एजोल्स में 2 क्लासेस होती हैं, एमाइडाजोल्स होती हैं एंड ट्राइएजोल्स होती हैं। एमाइडाजोल को फिर फर्दर 2 क्लास में डिवाइड किया जाता है, टॉपिकल एंड सिस्टमिक के लिए जो यूज़ करती है। टॉपिकल जो कि सुपरफिशियल ऑइंटमेंट ड्रॉप्स वगैरह के फॉर्म में होती है, क्रीम्स वगैरह के फॉर्म में होती हैं। उसकी एग्जांपल में आती है क्लोट्रिमजोल, माइकोनाजोल एंड ऑक्सीकोनाजोल। सिस्टमिक में कीटोकोनाजोल आता है एंड ट्राइएजोल्स जो होते हैं ये सिर्फ सिस्टमिक के लिए होते हैं, वुरीकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, पोसाकोनाजोल एंड फ्लूकोनाजोल। ब्रीफली वेरीफाई करके क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीफंगल ड्रग्स दिया गया है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे आपको ये ज़रूर याद होना चाहिए, ये सारे ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैप्सोफुंजीन जो होता है फंगल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग है। अगर आपसे पूछा जाए कि फंगल सेल मेम्ब्रेन एर्गोस्टेरॉल के साथ जो बाइंड हो जाता है तो वो कौन सी ड्रग्स है? एम्फोटेरिसिन भी निस्टेटीन है। एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग में एजोल्स आते हैं। लांसोटेरॉल सिंथेसिस इनहिबिटर टर्बिनफिन आती हैं एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल इनहिबिशन ऑफ फंगल माइटोसिस में ग्रीसियोफुल्विन आता है। इज़ अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग है जो कि नेचुरली बनाई जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसा से। पोलिन एंड क्लास पोलिन से बिलोंग करता है। इसका टॉक्सिक पोटेंशियल, इन स्पाइट ऑफ इट्स टॉक्सिक पोटेंशियल, एम्फोटेरिसिन बी रिमेन्स द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द। ये ज़्यादा टॉक्सिक भी होती है क्योंकि इसका टॉक्सिक इफेक्ट होता है, आगे हम इसके मोड ऑफ एक्शन में पढ़ेंगे कि इसका टॉक्सिक इफेक्ट होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा, इसीलिए हम ये आम तौर पे यूज़ करते भी नहीं हैं। बहुत ज़्यादा जो सेवियर एंटी फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उस केस में हम एम्फोटेरिसिन भी जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं।
हैं। और ये किस वजह से टॉक्सिक होती है, क्योंकि जैसे कि हमने ब्रीफली थोड़ा सा पीछे पढ़ा इसके साइकिल में कि एम्फोटेरिसिन बी जो है ये वो ड्रग है जो कि एर्गोस्टेरॉल के साथ बाइंड हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन में जो एर्गोस्टेरॉल यूनिट्स होते हैं उसके साथ बाइंड हो जाती हैं, उसके अंदर पोर्स बनाते हैं एंड ड्रग के परमिबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं और उसे इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म नहीं होती सेल के अंदर एंड फंगस सेल जो है वो डाई हो जाता है। ये मैक्रो मॉलिक्यूल एंड कंसिस्ट ऑफ एम्फोटेरिसिन बी जो है इसका ये लिपोफिलिक भी है एंड हाइड्रोफिलिक भी है। लिपोफिलिक का मतलब होता है कि लिपिड लविंग है, यानी कि लिपिड्स के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। एंड हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग भी है, वाटर के साथ भी बॉन्ड, यानी कि एम्फीफिलिक नेचर हो गया। जब दोनों नेचर्स एक साथ पाए जाते हैं दैन वी कॉल्ड इट एम्फीफिलिक। एम्फीफिलिसिटी जो है ड्रग की, जिसकी वजह से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। फार्माकोकाइनेटिक्स इसकी क्या है, ये पुअरली एब्जॉर्ब्ड होता है ओरली, लेकिन जो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा सेवियर फंगल इन्फेक्शन होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ओरली ये पुअरली एब्जॉर्ब्ड होता है। आईवी इन्फ्यूजन जो है इसका काफ़ी ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। सिस्टमिक इन्फेक्शंस के लिए हम सेवियर सिस्टमिक इन्फेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं और ये हाईली बाउंड हो जाती है टू प्लाज्मा प्रोटीन। अब हम पढ़ते हैं, इसमें एक पॉइंट आता है कि हाईली बॉन्ड टू प्लाज्मा प्रोटीन, यानी कि वो ड्रग्स जो कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हाईली बॉन्ड होती है टू प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ, यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन जो एल्बुमिन, ग्लोबुमिन वगैरह हैं उनके साथ बाइंड हो जाती है। तो ऐसी ड्रग जो कि प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड हो जाती हैं, हाईली बाउंड हो जाती हैं टू प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, तो वो ड्रग्स जो होती हैं उनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन ये डिले होता है। ओके, उनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो डिले होता है, जबकि उनका ड्यूरेशन जो एक्शन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, ड्यूरेशन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जो हाईली बॉन्डेड ड्रग्स होती हैं, जो कि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ हाईली बॉन्ड हो जाती हैं, यानी कि जब हम वो ले लेते हैं तो पुअरली एब्जॉर्ब्ड होती हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, यानी कि इसलिए ऑनसेट में यानी कि अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए उन्हें काफ़ी टाइम की ज़रूरत होती है, डिले हो जाता है। जबकि जो ड्यूरेशन है यानी काफ़ी टाइम तक वो अपना काम, उससे टाइम मिल जाता है, काफ़ी टाइम तक वो काम कर सकती है, यानी कि उसका हाफ लाइफ लंबा हो जाता है साथ साथ में उसका। लेकिन जो हाईली बॉन्डेड होती है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, उसमें एक और पॉइंट आता है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस ड्रग की बहुत ज़्यादा कम होती है, इस ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा कम होती है, इसीलिए ये पुअरली क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गई है। किस वजह से? क्योंकि हाईली बाउंड है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। मेटाबोलाइज हो जाती हैं इन लिवर में, इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती है। एज ए लिवर जो है डिटॉक्सिफिकेशन फैक्ट्री है, ड्रग्स की एक्सक्रीटेड होता है स्लोली इन यूरिन ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल डेज के अंदर ये वो होती है, और इसका हाफ लाइफ इतना लंबा है 16 डेज बिकॉज ऑफ हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। का काइनेटिक कंटिन्यू करते हैं। ये ड्रग जो होती है लिटिल ऑफ CSF में फाउंड होती है एंड विट्रस ह्यूमर में जो कि आई के अंदर होता है, एंड एमनियोटिक फ्लूइड जो कि प्रेगनेंसी के दौरान जो बेबी जिस फ्लूइड में होता है, प्लेसेंटा के अंदर ये फ्लूइड होता है एमनियोटिक फ्लूइड, इसे हम कह सकते हैं कि एम्फोटेरिसिन बी जो है ड्रग ये पास करती है प्लेसेंटा को, एक्यूमुलेट हो जाती है इन रेनल सेल एंड कॉज नेफ्रोटॉक्सिसिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हाईली टॉक्सिक ड्रग है, इसलिए हम ये आम इन्फेक्शंस में यूज़ नहीं करते, हाईली सीवियर सिस्टमिक इन्फेक्शंस में यूज़ करते हैं। बिकॉज एम्फोटेरिसिन जो है, हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें, जैसे कि ये हमारे पास है फंगल सेल जो है, इसके अंदर यहाँ पे पोर्स बना दिए गए हैं, एम्फोटेरिसिन बी ने यहाँ पे बाइंड हो जाती है, एम्फोटेरिसिन बी जो है यहाँ पे बाइंड हो जाती है एर्गोस्टेरॉल के साथ, इसके सेल मेम्ब्रेन के एर्गोस्टेरॉल के साथ बाइंड हो जाती है, अंदर जाती है, यहाँ से जो है सारे जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटाशियम वगैरह होते हैं वो सारे आउट हो जाते हैं
इसकी परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है सेल मेम्ब्रेन की, एंड सारे इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाते हैं। लास्ट में सेल के पास कुछ भी नहीं रहता सर्वाइव करने के लिए, एंड सेल लाइसिस हो जाती है। जैसे कि हमने पढ़ा कि एर्गोस्टेरॉल जो है ये स्टीरोल की टाइप है, और ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन जो है वो कोलेस्ट्रॉल से बना होता है। सो ये जो ड्रग है ये हाईली टॉक्सिक इसीलिए है कि ये एम्फोटेरिसिन बी जो होती है ये सिमिलैरिटी देखते हैं कि एर्गोस्टेरॉल है, कोलेस्ट्रॉल है। सो ये ना सिर्फ फंगल सेल्स को बल्कि हमारे जो अपने नॉर्मल सेल्स होते हैं, ह्यूमन के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनको भी अफेक्ट करता है, यानी कि उनकी भी लाइसिस कॉज करता है। बहुत ज़्यादा कम करता है लेकिन करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, और ये किन सेल्स की ज़्यादातर लाइसिस करता है, जो कि रिनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाती है, एसिटीमिया हो जाता है, GFR डिक्रीज़ हो जाता है, यूरिनरी आउटपुट कम हो जाता है, क्रिटिनिन जो है सेरम क्रिटिनिन इंक्रीज़ हो जाता है, एंड भी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी इंक्रीज़ हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। एम्फोटेरिसिन भी हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है ये पोर्स बनाता है इन द सेल मेम्ब्रेन में, एंड लिपोफिलिक पार्ट जो होता है ये एर्गोस्टेरॉल के साथ बाइंड हो जाता है विद लिपिड बिलियर के साथ। सेल कंटेंट सोडियम पोटाशियम लीक हो जाती है थ्रू द स्पोर फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, एंड फंजीसाइडल एक्शन शो करता है। हाईली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड फंजीसाइडल ड्रग है, यानी कि फंजाई को बिल्कुल कम्प्लीटली इरेडिकेट कर देता है। अब इसमें एक्शन सेलेक्टिव फंजीसाइडल ड्रग है, डिस्टर्ब करता है फंगस सेल मेम्ब्रेन को, एर्गोस्टेरॉल के साथ बाइंड हो जाता है, उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर आयंस एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो लीक कर जाते हैं एंड सेल डेथ हो जाती है। डायग्राम के थ्रू शो किए गए एम्फोटेरिसिन भी इंटरेक्ट करी है हाइड्रोफोबिकली विद एर्गोस्टेरॉल के साथ इन द फंगल सेल मेम्ब्रेन, पोर्स बना लेते हैं यहाँ पे। एम्फोटेरिसिन भी इसके साथ बाइंड हो गई है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ से लीक कर जाते हैं एंड सेल डेथ हो जाती है। एडवर्स इफ़ेक्ट्स इसके जो होते हैं वो दो मेन एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। इमीडिएट रिएक्शन होता है, इन्फ्यूजन रिलेटेड टॉक्सिसिटी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा इमीडिएट रिएक्ट करते हैं ये, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि डिफरेंट टॉक्सिसिटीज़ हो जाती हैं। इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो काफ़ी ज़्यादा आईवी में जल्दी हो जाती है। फीवर, मसल स्पाज्म हो जाता है, इसकी वजह से वॉमिटिंग होती है, हेडेक, हाइपरटेंशन, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, एंड इसीलिए हम ये अवॉइड करते हैं कि इन्फ्यूजन अगर हम लगा रहे हैं तो स्लो लगाएंगे। डेली डोज हम डिक्रीज़ करते जाएंगे जैसे जैसे कि इम्प्रूवमेंट आएगी, एंड मेडिकेशन से पहले ही हम एंटीपायरेटिक दे देंगे ताकि फ़ीवर ना हो, एंटीहिस्टामीन दे देंगे ताकि वॉमिटिंग वगैरह ना हो, और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह दे देंगे ताकि इम्यून सिस्टम जो सप्रेसर हम दे देंगे। टेस्ट डोज जो हैं वो एम्फोटेरिसिन बी का ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट जो सेकंड मेजर टॉक्सिसिटी है वो स्लोवर टॉक्सिसिटी। स्लोवर टॉक्सिसिटी किसे कहते हैं? मोस्ट सीरियस एंड रिनल टॉक्सिसिटीज़। जितने भी पेशेंट्स होते हैं उसमें ज़्यादातर जो होते हैं रिनल टॉक्सिसिटी कॉज करती है। हाइपोकैलेमिया हो जाता है, यानी कि पोटाशियम लॉस हो जाता है, क्योंकि ये हमारे ह्यूमन नॉर्मल सेल्स पे भी एक्ट करता है तो वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसकी भी परमेबिलिटी इंक्रीज़ करता है, और सोडियम पोटाशियम लॉस हो जाता है, इंट्रासेलुलर आयंस लॉस हो जाते हैं, तो अपनी जो नॉर्मल सेल्स है उसमें भी पोटाशियम की कमी आ जाती है, तो हाइपोकैलेमिया हो जाता है। हाइपोमैग्नीसीमिया हो जाता है, जैसे कि कहा इंट्रासेलुलर आयंस लॉस होते हैं नॉर्मल सेल्स की भी, सो मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। लिवर फंक्शन जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि प्लेटलेट काउंट जो है वो भी कम हो जाते हैं, एनीमिया भी हो जाता है, RBC काउंट भी कम हो जाती है। क्लिनिकल यूजेस हम ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी होती है, इसका फंजीसाइडल एक्शन होता है, जिसकी वजह से ये जो लाइफ थ्रेटनिंग फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं, एंड क्रोनिक थेरेपी के तौर पे, प्रिवेंशन थेरेपी के तौर पे हम यूज़ करते हैं ऑफ रिलैप्स। इंटेस्टाइनल कैंडिडाइसिस के लिए यूज़ करते हैं। कैंडिडाइसिस इज़ द क्लास ऑफ फंजाई की क्लास ही से बिलोंग करता है। टॉपिकल कैंडिडाइसिस हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, फिब्राइल न्यूट्रोपिनिया हो जाता है। फिब्राइल न्यूट्रोपिनिया की में क्या हो जाता है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो 100 से ज़्यादा हो जाता है, 100 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है, एंड जो न्यूट्रोफिल काउंट है वो 500 से कम हो जाती है सेल्स पर
मिली इक्विवेलेंट जो 500 सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं। एंड ये फिब्राइल न्यूट्रोपिनिया जो होता है, जैसे कि हमने कहा, ये सीरियस फंगल इन्फेक्शंस में यूज़ होता है। सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं क्रोनिक डिजीज़ की वजह से होते हैं। एड पेशेंट हो गए, कोई कीमोथेरेपी ले रहा है, कैंसर ट्रीटमेंट ले रहा है, उसमें होता है। एंड लिशमिनियासिस, काला अज़र। लिशमिनियासिस जो होता है, ये काला अज़र का मतलब होता है कि इसे हम ब्लैक फीवर भी कहते हैं, ब्लैक फीवर। इसके साइन सिम्टम, लिशमिनियासिस जो है ये पैरासाइटिक डिजीज़ है जो कि कॉज्ड होती है बाय लिशमीनिया। लिशमीनिया पैरासाइट से कॉज्ड होती है। साइन सिम्टम इसके पैनसाइटोपिनिया हो जाता है, यानी फटीग हो जाता है, वेट लॉस, हेपाटोस्प्लीनोमेगाली हो जाती है, जो लिवर है उसकी इन्लार्जमेंट हो जाती है, स्प्लीन की इन्लार्जमेंट हो जाती है, एंड DIC हो जाता है। इसका जो मेन जो इफेक्ट है, साइन सिम्टम है, वो है DIC। डिसेमिनेटेड इंट्रा वस्कुलर कोगुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर डिस्कलरेशन हो जाती है, यानी कि जो डिस्कलरेशन पैचेस आ जाते हैं कोगुलेशन की वजह से, ब्लड कोगुलेशन की वजह से, जिसकी वजह से हम इसे ब्लैक फीवर कहते हैं। एम्फोटेरिसिन बी जो है ये लिपिड एसोसिएटेड डिलीवरी सिस्टम में भी जो है अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से ये ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन के साथ इसकी बाइंडिंग में काफ़ी रिडक्शन आ जाती है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी डिक्रीज हो जाती है, इन्फ्यूजन टॉक्सिसिटी कम हो जाती है और मोर इफ़ेक्टिव, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है और एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा होती है। दैन इसकी अदर क्लास जो है पोलिन्स की, उसमें हम चाहते हैं नेस्टटीन। नेस्टटीन जो है ये पोनीस मैक्रोलाइड से बिलोंग करता है। स्ट्रक्चर मैकेनिज्म में ये एम्फोटेरिसिन के बिल्कुल सिमिलैरिटी है। ये भी टू टॉक्सिक होता है फॉर सिस्टमिक यूज़ के लिए, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इसलिए हम सिस्टमिक यूज़ के लिए यूज़ नहीं करते। ये सिर्फ टॉपिकली हम यूज़ करते हैं, क्रीम, ऑइंटमेंट एंड सपोजिटरीज के फॉर्म में होते हैं। और इसकी जो एब्जॉर्प्शन है स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और GIT से बहुत ज़्यादा कम होती है इसकी एब्जॉर्प्शन, जिसकी वजह से हम टॉपिकली, इसकी एब्जॉर्प्शन सही होती है तो हम ये टॉपिकली यूज़ करते हैं। एंड हाईली टॉक्सिक होती है इस वजह से। क्लिनिकल यूजेस, सुपरफिशियल कैंडिडाइसिस ऑफ माउथ, एसोफेगस, इंटेस्टाइन, ट्रैक के लिए यूज़ करते हैं। वेजाइनल कैंडिडाइसिस के लिए यूज़ करते हैं। एंड बैक्टीरिया एजेंट्स के साथ कम्बिनेशन में देते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ। Then we are switching to another class of antifungal drug, ergosterol synthesis inhibitor, azoles. Ergosterol synthesis inhibitor में दो ड्रग्स आती हैं, azoles आते हैं एंड lansoprazole synthesis inhibitors आती हैं। सो दोनों पढ़ेंगे। सबसे पहले हम azoles पढ़ेंगे। ये सिंथेटिक फंजीस्टेटिक और फंजी, यानी कि फंजाइस्टेटिक भी हो सकती है एंड फंजीसीडल भी हो सकती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी शो करता है। एजोल्स को हम डिवाइड करते हैं टू क्लासेस में, एमेटाजोल एंड ट्राइएजोल। ऑल्थो दीज ड्रग्स हैव सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इन सबका, एंड स्पेक्ट्रा ऑफ एक्टिविटी भी इनकी सेम होती है। इनके फार्माकोकाइनेटिक थेराप्यूटिक यूजेस भी जो है वो सेम ही होते हैं तकरीबन। एजोल्स जो होते हैं इसे हम डिवाइड करते हैं टू क्लासेस, एमेटाजोल एंड ट्राइएजोल्स। एमेटाजोल्स को हमने फर्दर टू क्लासेस में डिवाइड किया गया है, टॉपिकल एंड सिस्टमिक। इसमें कोल्ट्रिमजोल, ओक्सीकोनाजोल, मुकोनाजोल, इकोनाजोल एंड ब्यूटाकोनाजोल आता है। सिस्टमिक में वन ड्रग आती है कीटोकोनाजोल, एंड ट्राइएजोल्स वाले सारे सिस्टमिक होते हैं, वोरिकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, पोसाकोनाजोल एंड फ्लूकोनाजोल। एजोल्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनहिबिट फंगल साइटोक्रोम P40 एंजाइम। फंजाई के अंदर जो एर्गोस्टेरोल है इसकी सिंथेसिस होती किससे है, लेते हैं स्क्वैलिन। ये कन्वर्ट होता है इनटू लैंसोटेरोल बाय एंजाइम स्क्वैलिन एपॉक्साइड। ओके, देन लैंसोटेरोल कन्वर्ट हो जाता है इनटू एर्गोस्टेरोल बाय एंजाइम अल्फा डी मिथाइलेज साइटोक्रोम 450 एंजाइम। सो लैंसोटेरोल 14 अल्फा डी मिथाइलेज ये एंजाइम है जो कि कन्वर्ट करता है लैंसोटेरोल को एर्गोस्टेरोल में। ये P40 एंजाइम जो है फंगल साइटोक्रोम में होता है, जिसे हम अल्फा डी मिथाइलेज भी कहते हैं। ये कन्वर्ट करता है लैंसोटेरोल को एर्गोस्टेरोल में, एंड एर्गोस्टेरोल जो होता है ये फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन करता है इन फंजाई। सो एजोल्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये इनहिबिट करेगा इस एंजाइम को यहाँ पे आके ब्लॉक कर देगा। देन लैंसोटेरोल कन्वर्ट नहीं होगा एर्गोस्टेरोल में एंड सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगी। जब सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगी देन सेल नहीं बनेगा एंड सेल जो है
जब सेल नहीं बनेगा देन फर्दर फंगल इन्फेक्शन जो है वो आगे स्प्रेड भी नहीं होगा एंड ना ही वो बढ़ेगा, उसे हम आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। एमेडाजोल्स, एमेडाजोल्स में कीटोकोनाजोल आता है, माइक्रोकोनाजोल एंड क्लोट्रीमसोल। इनकी सेलेक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है और हाईली ये भी टॉक्सिक होते हैं टू ह्यूमन के नॉर्मल सेल्स के लिए भी टॉक्सिक होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि एर्गोस्टीरोल जो होता है वो फंजाई के सेल मेम्ब्रेन में होता है एंड कोलेस्ट्रॉल, दोनों सेम डेरिवेटिव्स हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये ड्रग जो है ये हमारे नॉर्मल सेल्स को इफेक्ट करती है, जिससे क्या हो जाता है कि ह्यूमन की जो गोनेडल एंड स्टेरॉयड सिंथेसिस है, हार्मोनल जो सिंथेसिस हो रही है जैसे कि टेस्टोस्टेरोन एंड कोर्टिसोल प्रोडक्शन जो है ये इनहिबिट हो जाती है, जिसकी वजह से सेवरल चेंजेस डेवलप होते हैं, यानी कि टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन्स जो है इनकी सिंथेसिस कम हो जाती है। बिकॉज किस वजह से कम होती है, क्योंकि ये जो डीमिथाइलेज एंजाइम है ये इन्वॉल्व होता है एंड्रोजन की सिंथेसिस, यानी कि टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस में डीमिथाइलेज, अल्फा डीमिथाइलेज जो है ये इन्वॉल्व होता है। ऑल्सो इनहिबिट ह्यूमन P40 एंजाइम, हेपेटिक एंजाइम। ये जो P40 एंजाइम है ये ह्यूमन के अंदर भी मौजूद होता है। ये साइटोक्रोम 450 एंजाइम जो है ये हाईली मोस्टली प्रेजेंट होता है इन द लिवर में, बाकी बॉडी में भी थ्रू आउट बॉडी प्रेजेंट होता है, लेकिन हाईली कंसनट्रेटेड होता है इन द लिवर में। सो ये इसे भी इनहिबिट कर देता है। अगर ये इनहिबिट कर रहा है फंजाई की P450 एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, तो ह्यूमन में भी ये एंजाइम है ये इसे भी इनहिबिट करेगा, ऐसा टॉक्सिक रिएक्शन। कोनाजोल का पढ़ेंगे। कीटोकोनाजोल जो होता है ओरली ये बहुत ज़्यादा वेल एब्जॉर्ब्ड होती है। ज़्यादातर फंगल ड्रग्स जो होती हैं ये ओरली काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब्ड होती हैं। बायोअवेलेबिलिटी जो है इनकी, बायोअवेलेबिलिटी यानी कि कितने टाइम तक ये अवेलेबल होती इन द बॉडी में, यानी कि जब हम एब्जॉर्ब्ड हो जाती हैं देन एलिमिनेट होती हैं, इनके दरमियान का टाइम क्या होता है। एंटासिड H2 ब्लॉकर्स जो होते हैं एंड जितने भी जो स्टमक वाले जो एसिड के ऊपर एक्ट करते हैं, एंटासिड्स होगा, H2 ब्लॉकर, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर, ऐसे फूड हो गए जो कि एसिड को कम करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है इसकी बायोअवेलेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। कोल्ड ड्रिंक्स इम्प्रूव, कोला ड्रिंक्स, जितने भी कोला ड्रिंक्स होते हैं वो एसिडिक pH को जो है वो कम करते हैं इन द स्टमक में। ज़्यादातर जिनको एक्लोरीडिया हो, एक्लोरीडिया हम कहते हैं HCl डिफिशेंसी, जिसमें हो HCl कम हो गया हो, तो उन पेशेंट्स में कोला ड्रिंक्स अगर हम इन ड्रग्स के साथ लेंगे तो इससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। हाफ लाइफ जो है वो इंक्रीज़ होता है विद द डोज के साथ, 7 to 8 आवर इसका हाफ लाइफ होता है। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि ड्रग हम जितनी ले रहे हैं उसके बाद हाफ लाइफ जो होता है इसका 7 to 8 आवर होता है, यानी कि जो हम ड्रग ले रहे हैं तो वो आफ्टर 7 to 8 आवर जितनी एब्जॉर्ब हो चुकी है जितनी अमाउंट में, उसके बाद वो हाफ रह जाएगी हमारे ब्लड में। इनएक्टिवेटेड हो जाता है इन लिवर में एंड एक्सक्रीटेड होता है इन बाइल, फीसिस एंड यूरिन। लिवर जो है इनएक्टिवेट कर लेती है, आधा यूरिन में एक्सक्रीट होता है, आधा फीसिस में, और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती। कीटोकोनाजोल की क्लिनिकल यूजेज ये हम ज़्यादा टॉपिकली और सिस्टमिक रूट दोनों के लिए यूज़ करते हैं। ज़्यादातर टॉपिकल के लिए यूज़ करते हैं ओरल एंड वेजाइनल कैंडिडाइसिस के लिए, डर्माटोफाइटोसिस, डर्माटोफाइटोसिस यानी कि अगर फंगल इन्फेक्शन है ऑफ स्किन, हेयर, नेल्स का, एंड सिस्टमिक माइकोसिस के लिए यूज़ किया जाता है। कीटोकोनाजोल के एडवर्स इफेक्ट नोशिया, वॉमिटिंग एंड एनारोक्सिया हो जाता है। एनारोक्सिया यानी कि कुछ खाने को दिल नहीं चाहता। हेपाटोटॉक्सिक होता है क्योंकि ये इनएक्टिवेटेड होता है बाय द लिवर के, और लिवर एंजाइम P450 एंजाइम पे एक्ट करता है, इसे इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से लिवर का फंक्शन डिस्टर्ब होता है। इनहिबिट करता है एड्रिनल एंड गोनेडल स्टेरॉयड लीडिंग टू, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉल हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल हार्मोन्स होते हैं। तो अगर ये एर्गोस्टेरॉल कोलेस्ट्रॉल पे एक्ट कर रहा है देन ये ह्यूमन एंजाइम के कोलेस्ट्रॉल पे एक्ट करेगा। कोलेस्ट्रॉल से डिफरेंट हार्मोन्स बने होते हैं तो वो डिस्टर्ब होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो जाएंगी, लॉस ऑफ लिबिडो यानी कि सेक्स लॉस हो जाएगा, इम्पोटेंस हो जाएगी, एंड गायनिकोस्मेटिशिया हो जाता है। गायनिकोस्मेटिशिया यानी कि ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाती है। इनमें में टेस्टोस्टेरोन की डिफिशिएंसी की वजह से इम्पोटेंस यानी कि इनफर्टिलिटी हो जाती है। और ये जो P450 एंजाइम होता है ये किस लिए ज़रूरी होता है ह्यूमंस में, कि ये कन्वर्ट करता है लिपिड सॉल्युबल ड्रग को, ये कन्वर्ट करता है लिपिड सॉल्युबल ड्रग को इनटू वाटर सॉल्युबल में,
एंड इसकी जो और इम्पॉर्टेंट रोल जो ये प्ले करता है उसमें डिटॉक्सिफिकेशन होती है ड्रग्स की, एंड सेलर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, एंड हीमोस्टेसिस में हेल्प करता है। तो इसमें फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल को हम एक्सप्लेन करेंगे। दे आर सेलेक्टिव होते हैं, ज़्यादा सेलेक्टिविटी होती है इनकी, यानी कि फंगल सेल्स पे टारगेट करते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं टू डिग्रेडेशन इनकी नहीं होती आसानी से, एंड इनके जो एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस है, यानी कि जो ह्यूमन हार्मोन्स हैं, गोनेटल हार्मोन्स है, जो स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं, उन पे इनका जो इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, इसीलिए ये हम ज़्यादा हाईली यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा लेस टॉक्सिक एंटी फंगल ड्रग्स हैं ये ट्राइजोल्स। एंड इसमें जो है कि फ्लोकोनाजोल जो होता है ये क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, एंड इट्राकोनाजोल जो होता है ये क्रॉस नहीं करता ब्लड ब्रेन बैरियर को। एंडोक्राइन साइड इफेक्ट इसके नहीं होते। ब्रॉड स्पेक्ट्रम गिवन ओरली एग्री हम दोनों दे सकते हैं, एंड फूड से इसकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है, मेटाबोलाइज होता है लिवर में इनटू एक्टिव मेटाबोलाइट्स, एंड देन ये फिर एब्जॉर्ब्ड होता है, हाईली लिपिड सॉल्युबल होता है, वेल डिस्ट्रीब्यूट, जिसकी वजह से क्या हो जाता है बोन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वेल एब्जॉर्प्शन हो जाती है, इसकी स्प्यूटम में होता है, एडिपोज टिश्यूज़ में हो जाते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर जो है इसे क्रॉस नहीं करते। इट्राकोनाजोल की हाफ लाइफ 30 to 40 आवर्स है, एंड क्लिनिकल यूजेस हम ओरली डर्माटोफाइटोसिस के लिए यूज़ करते हैं, एंड वुल्वा वजाइनल कैंडिडाइसिस, यानी कि जो फीमेल जेनिटल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन होती है, वहाँ पे कैंडिडाइसिस हो जाता है। आईवी हम देते सिर्फ सीरियस इन्फेक्शंस में, हालांकि ओरली ज़्यादा सही होती हैं। आईवी में इनका इफेक्ट जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो भी हो जाता है, जिसकी वजह से ओरली ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इफेक्टिव होता है एड्स एसोसिएटेड हिस्टोप्लाज्मोसिस के लिए। हिस्टोप्लाज्मोसिस जो है ये कॉज होता है बाय हिस्टोप्लाज्म फंजाई की वजह से, और ज़्यादा लंग्स को अफेक्ट करता है, मेनली नमूनिया कॉज करता है। ओके, एंड एड्स एसोसिएटेड यानी कि जो कि जिनका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नौशिया वॉमिटिंग, हाइपोकैलेमिया यानी कि पोटाशियम कम हो जाता है, हाइपरटेंशन, बीपी डिमा हो जाता है, इनहिबिट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ मैनी ड्रग और ओरल एंटीकोगुलेंट। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि दूसरे ड्रग की जो मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट होती है, जैसे कि ओरल एंटीकोगुलेंट्स अगर हम लेते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि ह्यूमन जो P450 इंजाइम होता है उसे भी ये नॉर्मल ह्यूमन इंजाइम को भी इनहिबिट कर रहा होता है, और ये इंजाइम जो होता है ये ड्रग एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि अगर हम ये ड्रग्स लेते हैं तो दूसरे ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन और उनकी मेटाबॉलिज्म में ये इफेक्ट शो करता है। वाटर सॉल्युबल ड्रग है, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड हो जाती है फ्रॉम जीआईटी से, एक्सेलेंट बायोबिलिटी है। आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद इसकी बायोबिलिटी बहुत ज़्यादा देर तक रहती है, और बायोबिलिटी जो है वो गैस्ट्रिक पीएच या फूड की वजह से अफेक्ट नहीं होती, यानी कि चेंज नहीं होती। हाउ मच ड्रग जो है वो अवेलेबल है एक्शन परफॉर्म करने के लिए, यानी कि जब ये हम ले लेते हैं एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म इसकी हो जाती है, तो जो एक्शन इससे परफॉर्म करना है उस टाइम में कितनी अमाउंट में ड्रग अवेलेबल है हमारे बॉडी में। कंसनट्रेटेड होती है इन प्लाज्मा में, और ओरल आईवी रूट हम दे सकते हैं, सेम ये प्रेजेंट होती है, चाहे अगर हम ओरल ले लें या आईवी ले लें, साइट ऑफ एक्शन पे ये दोनों उसमें सेम कंसनट्रेशन में होगी प्लाज्मा में। एंड लीस्ट इफेक्ट होता है ऑन हेपेटिक एंजाइम जो होते हैं उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, इसे हम कहते हैं कि ये लीस्ट टॉक्सिक ड्रग्स हैं। लेस कॉमन होता है, यानी कि दूसरे ड्रग्स की उसको कम इफेक्ट करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, जिसकी वजह से हम क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए यूज़ करते हैं। कोकल मेनिंजाइटिस कॉज बाय क्रिप्टोकोकस फंजाई, एंड ये स्प्रेड होता है फ्रॉम लंग्स टू ब्रेन। सेफली गिवन किया जाता है पेशेंट जिनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो फंगल इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए दी जाती है, एंड एक्सक्यूटेड होती है किडनी से। 25 to 30 आवर इसका हाफ लाइफ होता है, एंड रेजिस्टेंस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इसके लिए कोई रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होती नहीं है। क्लिनिकल यूजेस में कैंडिडाइसिस के लिए हम यूज़ करते हैं, क्यूटेनियस कैंडिडाइसिस के लिए यानी कि अपर स्किन, सुपरफिशियल स्किन के लिए, क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस के लिए क्योंकि क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, हिस्टोप्लाज्मोसिस के लिए यूज़ करते हैं, लंग इन्फेक्शन एंड ब्लास्टोमाइकोसिस के लिए यूज़ करते हैं। पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जो कि अफेक्ट करता है स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स को। रिंग वॉर्म साइड इफेक्ट क्या है फ्लूकोनाजोल के? नौशिया, वॉमिटिंग, हेडेक, स्किन रैश, डायरिया, एब्डोमिनल पेन एंड रिवर्सिबल एलोपेशिया होता है। हेपेटिक रिवर्सिबल एलोपेशिया यानी कि एलोपेशिया अगर हो भी जाए तो वो वापस रिवर्सिबल हो सकता है, सही हो सकता है।
हेपेटिक फेलियर हो सकती है, इतनी ज़्यादा हेपेटिक फेलियर हो सकती है कि इससे डेथ कॉज हो सकती है। हाईली टेराटोजेनिक होते हैं, यानी कि जो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं इसको डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स होती है एजोल्स की वजह से। इनहिबिट करता है साइटोक्रोम P450 एंजाइम को और एंडोक्राइन साइड इफेक्ट इसकी। Thanks for watching. The next part 2 of antifungal drug are discussing in another video. Inhibition of lansoprazole synthesis से हम स्टार्ट करेंगे टैबिनाफिन से। सो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।